Hello student, today I want to tell you something about economic reform since 1991. That what are the reform created in Indian economy after 1991. First of all, I want to explain you the introductions of our new economic policy. Then in July 1991, India take a series of measures to structure the economy and improve the BOP's positions. 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक सीरीज ऑफ मेजर्स जो है वो उसको अडेप्ट किया था इकोनॉमिक की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए और बीओपी की जो हमारी पोजीशंस डेफिसिट को लेकर के कंटिन्यूस जो बीओपी डेफिसिट शो हो रहा था उसको इम्प्रूव करने के लिए. इट मीन्स 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक सीरीज़ ऑफ मेजर्स को अडेप्ट किया था हमारी कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी और बीओपी की पोजीशंस को डेफिसिट से सरप्लस में कन्वर्ट करने के लिए. तो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च की गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991. एंड द पॉलिसी हैव साइलेंट फीचर्स. इस पॉलिसी में कुछ स्पेशल कैटेगरी के फीचर्स उसको इंक्लूड किए गए थे हमारी कंट्री में. फर्स्ट, लिबरलाइजेशंस एक्सटर्नल एंड इंटरनल बहुत लेवल पर. गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशंस को अडॉप्ट किया था इनसाइड द कंट्री एंड इन द रेफरेंस ऑफ इंटरनेशनल लेवल्स. एक्सटेंडिंग प्राइवेटाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर्स का स्कोप जो था उसको वाइड कर दिया गया था. ग्लोबलाइजेशंस की थीम को अडॉप्ट किया था. दिस इज़ नॉन एज एलपीजी, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं. एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन एंड जी मीन्स ग्लोबलाइजेशंस. देन एलपीजी वॉज अडॉप्टेड इन इंडियन इकोनॉमी सिंस 1991. Then economic reform in India. Then what are the economic reform adopted in new economic policy since 1991? First of all, meaning of economic reform. Then what do you mean by economic reform? Economic reform means some basic improvement create in our economy for the better way of our economy. The terms of economic reforms broadly indicated necessary structure adjustment to external events. तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग होता है कि कुछ ऐसे इंडिकेट्स जो है उनको जो हमारी इकोनॉमिक में नेसेसरी चेंजेस ला दे, एडजस्टमेंट कर दे एक्सटर्नल इवेंट में. इट इंक्लूड द फंक्शन ऑफ कंट्रीज स्पेंडिंग टू द लेवल ऑफ पैरेलल to its income, thereby reducing fiscal deficit. इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो मेन फंक्शंस ये था कि ये कंट्री के लेवल जो है एटलीस्ट उसको इम्प्रूव करे, इनकम क्राइटेरिया को इम्प्रूव करे और जो हमारी फिजिकल डेफिसिट है, जो हमारी गवर्नमेंट की जो डेफिसिट की जो सिचुएशंस है एटलीस्ट उसमें कुछ रिडक्शंस आए. द रिक्वायर ग्रेजुअल रिडक्शंस इन द इम्पोर्ट. तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट पर रिडक्शंस लगाए, इम्पोर्ट को रिड्यूस किया, उस पर कंट्रोल लगाए और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लगाए. दीज एडजस्टमेंट्स ऑल्सो रिक्वायर फॉर द मार्केट चेंज इन ऑर्डर टू मेक इकोनॉमी फ्लेक्सिबल. और ये जो चेंजेस एडजस्टमेंट हमारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे ये मार्केट में चेंजेस लाने के लिए भी और हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कि इकोनॉमिक में इजी गोइंग चेंजेस हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करना कि जैसी कंडीशन हो, जैसी सिचुएशन हो, जैसा टाइम हो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट कर सके. देन इकोनॉमिक रिफॉर्म इज some steps taken by government to improve the conditions, economic conditions of country, increase national income, per capita income, living standards, etc. The new economic policies, this is our government and this is public, and uplift the economy with the help of new economic policies. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रिपेयर की जाती है. एक न्यू प्लान ऑफ एक्शन बाय द गवर्नमेंट्स.
सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मीन्स होता है कि गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को किस स्टाइल से प्लान कर रही है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेगी, किस स्टाइल से कंट्री का डेवलपमेंट किया जाएगा, उसकी थीम क्या होगी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होगा, टू इन्फ्लुएंस प्रोडक्शंस एंड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्रीज इज नॉन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मीन्स गवर्नमेंट का एक प्लान, गवर्नमेंट की एक प्लानिंग्स, उसके हेल्प के बिहाफ पे गवर्नमेंट इनसाइड द कंट्री जो है हमारी जीडीपी को अफेक्टेड करेगी, कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को हाई करेगी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन दोनों के लेवल को इम्प्रूव करेगी। तो कैपिटल फॉर्मेशंस की रेट ऑफ द कंट्री इज़ नॉन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, तो उसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के नाम से जानते हैं। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1991, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो लॉन्च की गई थी इन 1991। द मेजर इफेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज डन बाय पीवी नरसिंहा, उस वक्त पीएम थे, एंड मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। रीजन for implementing new economic, what are the causes and what are the reason by which our government decided to लॉन्च न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ऐसे कौन कौन से रीज़न थे जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट के लिए ये कंपलसरी हो गया, एसेंशियल हो गया कि उन्हें कुछ ऐसी पॉलिसी को लॉन्च करना चाहिए जिसके बिहाफ पे कंट्री में डेवलपमेंट की रेट फास्ट हो सकती है। तो देयर वर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन पब्लिक सेक्टर जो था उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी। ऑलमोस्ट जो था कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट के कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे। ऑल जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री थी वो एक सिक इंडस्ट्री में कन्वर्ट होती जा रही थी। उनकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी सब कुछ डाउनफॉल में चल रहा था। तो सबसे फर्स्ट रीजन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च करना था कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर था एटलीस्ट उसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूस पुअर टू पुअर होती जा रही थी, और प्राइवेट सेक्टर्स का जो स्कोप था एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया था। ऑलमोस्ट जो बेस्ट इंडस्ट्री थी इट वाज सेटअप इन पब्लिक सेक्टर्स, एंड पब्लिक सेक्टर्स एफिशिएंसी इज़ टू मच पुअर, और प्राइवेट सेक्टर्स बहुत एफिशिएंसी से काम कर रहा था, बट द एरिया ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ लिमिटेड। देयर वर सडन फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और कंटिन्यूस हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कंटिन्यूस डाउनफॉल आ रहा था, बिकॉज आवर एक्सपोर्ट्स आर टू मच लोअर एंड इम्पोर्ट इज़ टू मच हाई। कंट्री में एक्सपोर्ट जो था वो बहुत लोअर होता जा रहा था, इसलिए फॉरेन जो थी अर्निंग हो नहीं पा रही थी, और इम्पोर्ट हम कंटिन्यूस करते जा रहे थे। इम्पोर्ट का कोई सब्सटीट्यूशंस कंट्री में अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व कंटिन्यूस डाउनफॉल जा रहे थे। देयर वर मोर एक्सपेंडिचर देन द इनकम, हमारी गवर्नमेंट के पब्लिक रेवेन्यू बहुत लोअर थी और पब्लिक एक्सपेंडिचर टू मच हाई था। गवर्नमेंट की जो इनकम के सोर्सेज थे वो लोअर थे, और एक्सपेंडिचर के सोर्सेज गवर्नमेंट के बहुत हाई होने की वजह से भी कंट्री में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना पड़ा। उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वर नॉट इनकरेज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फेलियर रही इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन एफडीआई को इनकरेज करने में, गवर्नमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल रही, इनकरेज नहीं कर पाई। तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री में जो था एफडीआई की इनकमिंग बहुत लोअर हो गई, और टैक्स रेट टू मच हाई थी, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई, इसलिए पब्लिक में सेटिस्फेक्शन का लेवल जो था वो डिससेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। देन मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फर्स्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG. These three are the most important economic reform which are adopted by our new economic policies in 1991. Then what is liberalization? What do you mean by liberalization? Liberalizations means free from direct or physical control, कि ऑलमोस्ट हमारी कंट्री में इनसाइड द कंट्री जो कंट्रोल लेवल था एटलीस्ट उस कंट्रोल लेवल को रिड्यूस कर देना। फ्री फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल एंड फिजिकल कंट्रोल्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर किसी भी लेवल पर कोई कंट्रोल को अडॉप्ट कर रखा था तो उस कंट्रोल को रिड्यूस कर देना इन द वे ऑफ ट्रेड इज़ नॉन एज लिबरलाइजेशंस, और ट्रेड की फील्ड में टोटल कंट्रोल में रिडक्शंस देना वही लिबरलाइजेशंस के माना जाता है। बिफोर 1991 देयर वर सम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। 1991 से पहले गवर्नमेंट ट्रेड को कंट्रोल करती थी, उसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा रिगिड था। दे वर कंट्रोलिंग द प्राइस पर कंट्रोल किया जाता था कि
प्रोडक्शंस का प्राइस क्या डिटर्मिनेट किया जाएगा प्रोडक्ट का, वो गवर्नमेंट डिसाइड कर देती। इंपोर्ट लाइसेंसिंग एसेंशियल हो जाता था। विदाउट लाइसेंसिंग anyone cannot import any things from foreign countries and restrictions on इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। कैपिटल का फ्लो इजी गोइंग नहीं हो पाता था फॉरेन कंट्री का इनसाइड द कंट्री और इनसाइड द कंट्री से आउटसाइड द कंट्री जो है वो नहीं हो पाता था। तो लिबरलाइजेशंस मीन्स होता है गवर्नमेंट के टोटल ऐसे एफर्ट्स, गवर्नमेंट के एफर्ट्स आ जाते हैं उसमें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ जाती है, गवर्नमेंट्स जो है रिडक्शंस कर देती है कंट्रोल में, किसी न किसी स्टाइल से गवर्नमेंट रिलैक्सेशंस प्रोवाइड कर देती है, फ्री कर देती है प्रोड्यूसर्स को। तो उन सभी प्रोसेस को हम लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। द इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडरटेकन इन लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशंस की प्रोसेस में कौन कौन से रिफॉर्म्स टेकन किए गए? देयर वर 4 रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड एक्सटर्नल। इन 4 सेक्टर्स में रिफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए। देन व्हाट आर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में सबसे पहला एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसीज एक्सेप्ट सम प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पर ही लाइसेंसिंग एसेंशियल कर दिया गया था, बस उसके अलावा ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट थे दे आर फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग। 16 to 18 थे, उनको रिड्यूस कर करके 13 to 14 कर दिया गया। उसमें ऑलमोस्ट कुछ स्पेशल कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं और कुछ MRTP एक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ड्रग आइटम्स जो होते हैं एटलीस्ट उनके सिगार, टोबैको एक्सेट्रा, इन पे गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग लगा रखी है। बाकी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस कंपलसरी नहीं था। तो दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कि अब इंडस्ट्री सेटअप के लिए, प्रोडक्शंस के लिए एटलीस्ट बहुत सारे सेक्टर्स जो थे उनको फ्री कर दिया गया। विदाउट लाइसेंसिंग वो इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप हो सकती थी। उसके बाद है कॉन्ट्रोडिक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, और पब्लिक सेक्टर्स में नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस बाय पब्लिक सेक्टर्स वर रिड्यूस। पब्लिक सेक्टर्स का जो एरिया था, स्कोप जो था, एटलीस्ट उसको नेरो कर दिया गया। बहुत से आइटम्स ऐसे थे जो पहले पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू ही प्रोड्यूस किए जाते थे, उनको अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी परमिशन दे दी गई। गवर्नमेंट गिवन फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल्स की अगर किसी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रही है तो पहले इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा बाउंडेशन थी, परमिशन थी। FDI के लिमिटेशंस जो थे वो गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स कर रखे थे कि किस किस इंडस्ट्री में 40%, 50%, 60%, 70% की FDI की परमिशन है। अब गवर्नमेंट गिवन फ्रीडम फॉर इम्पोर्ट कैपिटल्स, अब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने फ्रीडम प्रोवाइड कर दी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल को जो है वो हायर कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो फॉरेन कंट्री से। डी रिजर्वेशंस ऑफ प्रोडक्शंस यूनिट, गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो प्रोडक्शन यूनिट थी उनको डी रिजर्व कर दिया गया। अब प्राइवेट सेक्टर की उसमें एंट्री इजी गोइंग हो गई। प्राइवेट सेक्टर्स भी पहले जो पब्लिक सेक्टर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता था उसमें एंटर हो सकता है। प्रोड्यूसर गिवन फ्रीडम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट फॉर हुम टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट ने बेसिक फ्रीडम प्रोवाइड कर दी कि व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस, वो जो चाहता है वो प्रोड्यूस कर सकता है और वो जितनी क्वांटिटी में चाहता है उतना प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब इस स्टाइल का कोई भी कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं था कि आपका कोटा फिक्सेशन है या लिमिटेशंस है, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया। फाइनेंशियल रिफॉर्म, RBI वॉज टर्न इनटू द फेलिसिटर्स। RBI जो था वो एपेक्स कैटेगरी की बॉडी था, वो टोटल चेंजेस लाने के लिए गवर्नमेंट ने RBI को अपॉइंट कर दिया कि RBI के थ्रू ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे कंट्रोल में रिलैक्सेशंस मिल जाएगा। ड्यू टू दिस ड्रामेटिकली चेंज द बैंकिंग सेक्टर्स ऑफ कंट्री हैड एक्सपांड अ लॉट। और हमारी जो कंट्री में बैंकिंग सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, एक्सपेंडेड हुआ, ब्रांचेज ओपन हुआ, बैंक के सेटअप का हुआ, वो बहुत हायर कैटेगरी पे हो गया। इट ऑल्सो अलॉट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को इनसाइड द कंट्री परमिशंस दे दी गई और इन्वेस्टमेंट होने लगा। इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। उसके बाद है फिस्कल रिफॉर्म्स। इट रिलेटेड टू द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल की जब बात आती है तो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट उससे रिलेटेड होते हैं।
बिफोर लिबरलाइजेशन टैक्सेस वर वेरी हाई, लिबरलाइजेशन से पहले टैक्सेस की जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी, और दिस इनकरेज टैक्स इन्वेंशंस ऑफ द पीपल, इससे लोग जो है वो टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स से बचने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते थे, और ऑनेस्टी के साथ टैक्स पे जो है वो नहीं हो पाता था। आफ्टर लिबरलाइजेशन टैक्सेस वर रिड्यूस, गवर्नमेंट ने टैक्सेस की रेट को भी लोअर कर दिया, और डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्सेस थे एटलीस्ट उसको भी रिड्यूस कर करके, और बहुत कम टैक्स जो थे उनकी क्वांटिटी बहुत लोअर कर दी, बहुत कम कर दी। द प्रोड्यूसर फॉर पेइंग टैक्सेस वॉज सिंप्लीफाइड, अब जो प्रोसीडर्स फॉर पेइंग टैक्सेस वॉज सिंप्लीफाइड। पहले टैक्स पे करने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, आपको कहाँ कहाँ किस किस ऑफिस में जाना। अब ऑनलाइन पेमेंट करना है, आप अपने सीए के पास जाइए, उसको अपनी रिपोर्ट दीजिए, और डायरेक्ट आप अगर खुद भी एजुकेटेड पर्सन है तो अपना टैक्स का रिटर्न आप खुद ही फिल कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस थी एटलीस्ट उसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो टैक्स पे करना अब इजी गोइंग हो गया। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स बाय द गवर्नमेंट वॉज रिड्यूस, और गवर्नमेंट विदाउट प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो पहले करती थी, अब विदाउट प्लानिंग एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर दिया गया। ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर्स विल इज़ वेल प्लानिंग्स, जो भी एक्सपेंडिचर्स रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है वो बिल्कुल वेल प्लानिंग होता है। देन एक्सटर्नल रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन 1991 गवर्नमेंट ने डिवेल्यूएशंस को अडेप्ट किया गया था, और रुपीज़ की वैल्यू को थोड़ा सा डाउनफॉल कर दिया गया था। तो डिवेल्यूएशंस के बिहाफ पे हमारे इंडियन करेंसी की जो मनी थी उसकी वैल्यू डिवेल्यूएट हुई, वैल्यू लोअर हो गई, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारे एक्सपोर्ट पर पड़ा, और फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू जो है इंडियन प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाने लगा, और इंडियन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू डिवेल्यूएशंस। दिस प्रोवाइडेड गुड फ्लो ऑफ ट्रेड, इससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज़ हो गया, गुड्स का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। एट प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। रिसेंट टाइम में एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन होता है इट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर करेंसी, उस पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड कितनी है, पर्टिकुलर करेंसी की सप्लाई कितनी है, एटलीस्ट उसी के बिहाफ पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन रिसेंट टाइम में होता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग एक्सेप्ट ऑफ सम केसेस, इंपोर्ट लाइसेंस को एबोलिस्ड कर दिया गया था। अब कुछ एसेंशियल कमोडिटी के इंपोर्ट पर ही गवर्नमेंट से जो है वो लाइसेंस लेना पड़ता है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, जो भी पहले क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट पर की क्वांटिटी की परमिशंस लेनी पड़ती थी, और इतनी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में जो है आपको इंपोर्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड नहीं की जाती थी। अब क्वांटिटेटिव जो है एबोलिशंस कर दिया गया, सारे रिस्ट्रिक्शंस, सारी बाउंडेशंस रिमूव कर ली गई थी। टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस फॉर मॉडरेट, टैरिफ पर भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे टैक्सेस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, एटलीस्ट उनको भी थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैज़ विड्रॉल, एक्सपोर्ट पर जो टैक्स गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता था एटलीस्ट उसको विड्रॉल कर दिया गया था फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशंस, कि उसके बिहाफ पर हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट प्रमोट हो, तो इस वजह से उसमें भी कर दिया गया। एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन, देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑन adaptations of liberalization? then first industrial licensing, almost industrial licensing जब परमिशंस नहीं है, एबोलिशंस हो गया, तो इंडस्ट्री का सेटअप इजी गोइंग हो गया। अब इंडस्ट्री को वेट नहीं करना पड़ता है, दे स्टार्ट देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ विदाउट एनी लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग के बिना अब वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेट इंक्रीज़ हो गई, एंटरप्रेन्योर जो है वो इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनसाइड द कंट्री जो है, जब कंट्रोल रिलैक्सेशंस हो गया, टैक्स से एग्जम्प्टेड गवर्नमेंट करने लगी, एक्सपोर्ट यूनिट को प्रमोट करने लगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इनसाइड द कंट्री प्रमोट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत से रूल्स रेगुलेशंस जो है उनमें रिलैक्सेशंस प्रोवाइड कर दिया। इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनसाइड द कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व जो है वो लार्ज अमाउंट में कलेक्ट होने लगे। एक्सपोर्ट हाई होने की वजह से हमारे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, इंडस्ट्री सेटअप हुई, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, ट्रेड जो है वो प्रमोट होने लग गया, तो इन सब के बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज की जो इनकमिंग है इनसाइड द कंट्री वो इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज इन कंजम्पशंस एंड कंट्रोल ओवर प्राइस, हमारे प्रोडक्ट का कंजम्पशन इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और इनसाइड द कंट्री भी कंजम्पशंस की प्रोसेस हाई हो गई, उससे प्रोडक्शंस को सपोर्ट मिला। एंड कंट्रोल ओवर प्राइस लेवल को गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स लगाए, ताकि प्राइस के बिहाफ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो।
चेक ऑन करप्शंस पर कंट्रोल हो गया लिबरलाइजेशंस के बिहाफ पे। जब टोटल प्रोसेस ही सिंप्लीफिकेशंस हो गया, सब काम ऑनलाइन हो गया, तो अब हमें किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो है वो रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी और विदाउट ब्राइब हमारा काम जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। रिडक्शन इन द डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अब हमारी डिपेंडेंस जो है वो बोरोइंग पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि जब हम खुद अच्छा अर्न कर सकते हैं, हमारी खुद की सेविंग है, तो एटलीस्ट उसी का री इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फॉरेन कैपिटल भी इजी गोइंग हमें अवेलेबल हो रही है, तो हम किसी कॉमर्शियल बोरोइंग पर अब डिपेंड नहीं रहते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशंस, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। लिबरलाइजेशंस के बिहाफ पे फॉरेन करेंसी की जैसे ही इनकमिंग हुई, FDI आई, उसी स्टाइल से रिसोर्सेज भी हायर किए जाने लगे आउट ऑफ कंट्री, तो उस वजह से इनसाइड द कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस हाई हो गई। लॉस ऑफ डोमेस्टिक यूनिट्स, MNCs का सेटअप इजी गोइंग होने लगा, तो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड अब लोअर हो गई, और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हुआ। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस, अब हम फॉरेन नेशंस पर ही डिपेंड रखें, क्योंकि जब तक वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे तब तक ट्रेड पॉसिबल नहीं है। जब तक बाहर से पैसा नहीं आएगा, इंडस्ट्री का सेटअप नहीं है, तो द डिपेंडेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑन फॉरेन कंट्रीज़। इनबैलेंस डेवलपमेंट, हमारा इनसाइड द कंट्री जो डेवलपमेंट होने लगा वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो गया। इम्बैलेंस क्योंकि ऑलमोस्ट फॉरेन हमें FDI जो मिल रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड जो है, ऑलरेडी स्टेट उसके लिए इजी गोइंग अवेलेबल हो जाता है। तो इनसाइड द कंट्री एक इम्बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है। जो स्टेट ऑलरेडी पहले से ही फास्ट फॉरवर्ड है, उसी के लिए FDI लॉन्च हो रही है। देन व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशंस। प्राइवेटाइजेशंस की थीम क्या होती है? प्राइवेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शन, एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेटाइजेशंस मीन्स ये होता है कि हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की यूनिट को प्राइवेट सेक्टर की यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, या कन्वर्ट कर दिया जाता है, देन दिस प्रोसेस इज नॉन एज प्राइवेटाइजेशंस। अब इसमें ऑलमोस्ट हम ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शंस करते हैं, कि जो फंक्शन पहले गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होता था, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। एक्टिविटी, जो भी प्रोडक्शंस, जो भी एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल एक्स जो है हमारा स्ट्रक्चर, उसमें जो पार्टिसिपेशन था, मैनेजमेंट जो था, एटलीस्ट वो भी प्राइवेट सेक्टर्स का होगा। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज प्राइवेटाइजेशन, कि जब कभी किसी पब्लिक सेक्टर्स की इंडस्ट्री की ऑनरशिप को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो वो प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। देयर आर 2 वे ऑफ प्राइवेटाइजेशंस। प्राइवेटाइजेशंस को अडॉप्ट करने के 2 वे हैं। सबसे पहला, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। ऑलमोस्ट हम पब्लिक सेक्टर की यूनिट को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दें डायरेक्टली, देन दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज प्राइवेटाइजेशन। एंड विड्रॉल द पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स, या हम पब्लिक सेक्टर की यूनिट को विड्रॉल कर लें, जॉइंट में कन्वर्ट कर दें, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों की कर दें, कैपिटल किसी एक की हो, मैनेजमेंट किसी एक का हो, तो दिस इज नॉन एज जॉइंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वाई इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट प्राइवेटाइजेशंस, कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है कि पब्लिक सेक्टर की यूनिट को हम प्राइवेट सेक्टर की यूनिट में कन्वर्ट कर दें। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड कम्पिटिटिवनेस। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर की जो फर्म काम कर रही थी, एटलीस्ट उसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ उसमें थी नहीं, क्योंकि वो कंपटीशंस फेस ही नहीं करना चाहती थी। तो कम्पिटिटिव पावर ऑफ एंटरप्राइजेस, तो प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद में उसमें कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी ये दोनों ही इम्प्रूव होती है। टू स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट जो था वो पहले बहुत पुअर और बहुत लोअर कैटेगरी का होता था, तो उस मैनेजरियल लेवल को, मैनेजरियल स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म करके स्ट्रॉन्ग कन्वर्ट करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की नीड हुई। टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी, इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी को अर्न करने के लिए, कि मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी को हम अर्न कर सके, इसके लिए भी प्राइवेटाइजेशंस को अडॉप्ट किया गया था। टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज इनसाइड द कंट्री हमारे पास अवेलेबल है, एटलीस्ट हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस कर सकें। टू अचीव रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री, कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशंस की रेट हाई हो और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशंस को हम अडॉप्ट कर सके, इन सभी के लिए दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशंस, कि हमारी गवर्नमेंट एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहती थी, स्किल इंप्रूव करना चाहती थी,
जो है मैनेजरियल स्किल का यूटिलाइजेशन करना चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर में मैनेजरियल स्किल बेस्ट होती है, तो उसको जो सिक यूनिट कंटिन्यूस चल रही थी उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहती थी, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहती थी। मेजर्स अडप्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशंस की गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स अडप्ट किए? सबसे कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर्स की जो यूनिट थी एटलीस्ट उनका कॉन्ट्रैक्शंस किया, जो अनलिमिटेड थी उनको लिमिटेड जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को अडप्ट किया गया कि पहले जहाँ जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता था वो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के किसी इंडस्ट्रियल पर्सनस के थ्रू उस इंडस्ट्री में किया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री के शेयर को सेल कर करके उसको प्राइवेट सेक्टर में जो है कन्वर्ट किया जाएगा कि पब्लिक को उसके शेयर को सेल कर दिया जाएगा और जो उसकी शेयर को परचेज कर लेगा एटलीस्ट उसी की ऑनरशिप हो जाएगी। इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना भी प्राइवेटाइजेशन से माना जाता है कि हमारी गवर्नमेंट जब प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती है उनके सेटअप में, उनके प्रोडक्शंस में, उनकी कैपिटल में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को मैनेज करने में, तो वो भी थीम प्राइवेटाइजेशन से कहलाई जाती है। कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर इज़ नॉट नेसेसरी, यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि आप लोन्स को शेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर आपका लोन है किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिट में तो भी आपका पार्टिसिपेशन उसमें फिक्स हो सकता है। सिक इंडस्ट्री है अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स की, तो उस सिक इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में दे करके उसका मैनेजमेंट इम्प्रूव कर करके उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशंस। एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशंस? रिडक्शन इन इकोनॉमिक बर्डन, जहाँ पहले ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट के थ्रू टैकल की जाती थी, गवर्नमेंट के थ्रू हैंडल की जाती थी, तो गवर्नमेंट पे एक बर्डन इंक्रीज हो जाती थी क्योंकि ऑलमोस्ट लॉस में चलती थी ये सब इंडस्ट्रीज़ और सिक इंडस्ट्रीज़ कन्वर्ट हो गई थी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत डाउन थी, प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन थी, तो गवर्नमेंट पे एक स्टाइल से बर्डन थी। देन दिस बर्डन इज़ रिड्यूस आफ्टर प्राइवेटाइजेशंस। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जहाँ पहले एफिशिएंसी बहुत लोअर थी, बहुत पुअर कैटेगरी की थी, एटलीस्ट यूटिलाइजेशन होता ही नहीं था, रिसोर्सेज का इतना रिटर्न ही अवेलेबल नहीं हो पाता था। अब इनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर्स में आने के बाद वो इम्प्रूव हो गई और बेटर प्रोडक्टिविटी आने लगी। रिडक्शन इन द सेंस ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जो इररेस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई, टू मच हाई रहता है, लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए प्रिपेयर नहीं होते, इस वजह से टोटल जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो टोटल का टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरीके से डूब जाता है, यही मान लीजिए। तो यहाँ जो है रिडक्शन सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस था एटलीस्ट वो रिड्यूस हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स में रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो सेंट्रलाइजेशंस होता है, पावर जो है एक के हाथ में होता है, उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो इस स्टाइल से मैनेज करता है कि टोटल जो है वर्क और एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर्स की जो मैनेजरियल स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से बेटर मैनेजमेंट की वजह से भी वो इंडस्ट्री सक्सेसफुली ऑपरेट हो जाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अगर वो पब्लिक सेक्टर की थी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जहाँ होता है वहाँ सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा लोअर होते हैं और वो इंडस्ट्री फेलियर होती ही होती है। बट प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक इंटरफेयर जो है वो डाउनफॉल हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेयर इतना नहीं होता है, इस वजह से भी इंडस्ट्रीज़ प्रोग्रेस करती है। इनकरेज ऑफ न्यू इनोवेशंस, प्राइवेट सेक्टर्स में इनोवेशंस कर करके ही वो अपनी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकता है। जब तक आपका प्रोडक्ट कुछ इनोवेशंस लिए हुए नहीं होगा तब तक वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएगा और आपकी सेल इंक्रीज नहीं होगी। डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, देन व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन? सबसे पहले इंडस्ट्रियल सिकनेस, इट मे बी पॉसिबल कि प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री भी थोड़ी सी सिकनेस हो जाए और लॉस में कन्वर्ट हो, डेफिसिट शो करे। लैक ऑफ वेलफेयर, इस स्टाइल की इंडस्ट्री जो है वो वेलफेयर की थीम को लेकर के नहीं चलती है, उन्हें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस करना पड़ता है। कंट्री की पॉपुलेशन उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं है, पॉपुलेशन भी सेटिस्फाई है या नहीं है, वहाँ जॉब करते हुए भी सेटिस्फाई है या नहीं है, दिस इज़ नन ऑफ मैटर फॉर प्राइवेट सेक्टर्स। वो एक्सप्लोटेशंस करते हैं किसी भी स्टाइल से हो, चाहे लेबर का हो, चाहे वर्कर्स का हो, चाहे प्रोडक्ट को लेकर के कंज्यूमर का हो, ये उनकी खास बात होती है कि वहाँ एक्सप्लोटेशंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेलफेयर उनकी थीम नहीं होती है।
क्लास स्ट्रगल होता है, रिचर सेक्शन, पुअर सेक्शंस, ऑनर और लेबर, इनमें ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, क्योंकि रिचर सेक्शंस जो होता है वो प्रॉफिट का सेंट्रलाइजेशंस करना चाहता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहता है प्रॉफिट को वर्कर्स में, इसलिए क्लास स्ट्रगल हाई हो जाता है। इंक्रीज इनइक्वलिटी हो जाता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हाई हो जाती है, लेबर और ज़्यादा पुअर होता जाता है, एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा पुअर होते जाते हैं, और जो ऑनर होता है, जो मैनेजमेंट की एपेक्स कैटेगरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड या जो भी इंस्टीट्यूशंस का हेड होता है, एटलीस्ट वही सारा वेल्थ सेंट्रलाइज कर लेता है, इसलिए कंट्री में इनइक्वलिटी जो है वो बहुत हाई लेवल पर बढ़ जाती है। अपोजिशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, इस स्टाइल की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए किसी भी स्टाइल का कोई भी प्रोविज़न जो है वो मैनेज लेकर के नहीं चलती है। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग, ऑलमोस्ट इन इंडस्ट्री को फाइनेंस की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि इनके सेल्फ के रिसोर्सेज के बिहाफ पर ही ये रनिंग करती है। गवर्नमेंट के होते हैं तब तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बहुत हाई अमाउंट में अवेलेबल हो जाते हैं, बट यहाँ सेल्फ के रिसोर्सेज से या लोनिंग फंडिंग इसके बिहाफ पर ही काम करना पड़ता है, तो थोड़ी सी फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है इन इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जब वो इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में थी तो लेबर का डिवीज़न था, वर्क का डिवीज़न था, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट ये सब होता था, बट प्राइवेट सेक्टर्स में ये होता है कि एक ही पर्सन जो होता है टोटल वर्क करता है, तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जहाँ 20 का काम होता है यहाँ 10 to 5 के बीच में ही काम करता है, तो रिमेनिंग जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। इग्नोरेंस ऑफ द वीकर सेक्शंस, ये वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट में, वीकर सेक्शंस के प्रमोशंस में, उनके वेलफेयर में इनका इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वेल्थ जो है वो सेंट्रलाइज हो जाता है, कुछ ही लोगों के हाथों में हो जाता है, ऑलरेडी जो उसके ऑनर होते हैं वहीं पर टोटल प्रॉफिट सेंट्रलाइज हो जाता है। इग्नोरेंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इनका नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंपॉर्टेंस इनका कोई वो नहीं होता है। ये प्रोडक्ट अपने हिसाब से करते हैं, जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है एटलीस्ट उसी प्रोडक्ट को ये हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, चाहे उससे कंट्री का इंटरेस्ट है या नहीं है। देन दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशंस। पब्लिक सेक्टर्स रिफॉर्म्स, द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस टू सपोर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स आर, सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शंस ऑफ सम अवार्ड, कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, नवरत्न है, महानवरत्न है और मिनी रत्न हैं, ये इन इंस्टीट्यूशंस को हमारी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं। देन दिस इज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशंस। देन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशंस, ग्लोबलाइजेशंस का हमारा मीनिंग क्या होता है? Globalizations, it is defined as a process of associated with the increase, opulence, growing economic independence and deepening economic integrations. ओके, इसको मैं लास्ट में ही समझाऊंगी, अभी आपको यहीं तक